दोस्तों, जरा दिमाग खोल कर सुनिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है। ये एशिया की एयर पावर का पूरा पावर बैलेंस हिला सकता है। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स, जी हाँ, भारत बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं है। इसके पीछे ठोस कैलकुलेशन है, स्ट्रैटेजी है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सबसे पहले 114 रफाल फाइटर जेट्स की डील डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दी है। अगले हफ्ते साइन भी हो सकती है। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि भारत सिर्फ रफाल खरीद कर रुकने वाला नहीं है। अब डिस्कशन चल रही है सू 57 रशियन स्टेल्थ फाइटर जेट की। और ये डील 114 रफेल से भी बड़ी हो सकती है। जी हाँ, रूस ने सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन भी पैकेज में ऑफर किया है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक स्टेल्थ फाइटर जेट और उसके साथ उड़ रहा है एक स्टेल्थ ड्रोन, जिसे पायलट कॉकपिट से कंट्रोल करेगा। ये विंगमैन सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देगा, ये एनिमी टारगेट्स पर स्ट्राइक भी करेगा। यानी एक एयरक्राफ्ट नहीं, डबल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ी बात, रशिया 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने की बात कर रहा है। इंजन टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ, लाइसेंस प्रोडक्शन। यानी इंडिया सिर्फ खरीदेगा नहीं, इंडिया मैन्युफैक्चर भी करेगा और फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ महीने पहले रशिया की स्पेशल टीम नासिक में हेल फैसिलिटी गई थी। वहाँ एवेल्यूएशन हुआ कि अगर सू-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन को रिप्लेस करके S-57 बनाया जाए तो कॉस्ट क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कितना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर क्या होगा। अब रिपोर्ट्स के अनुसार वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट सौंप दी गई है और इंडिया इंटरनल डिस्कशन कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डील होती है तो क्वांटिटी कितनी। रिपोर्ट्स कहती हैं मिनिमम 140 एयरक्राफ्ट। रशिया का साफ कहना है कि 40, 50 या 60 एयरक्राफ्ट लेने से मेड इन इंडिया वायबल नहीं होगा। कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर कम से कम 140 हो। अब जरा मैथ्स समझिए। 114 न्यू रफेल, 36 रफाल पहले से मौजूद, 140 सू-57, साथ में एग्जिस्टिंग सू-30 MKI फ्लीट और इंडिजिनस तेजस डिलीवरीज। यानी 250 से ज़्यादा मॉडर्न फाइटर जेट्स सिर्फ इन डील से। इससे लगभग 20 न्यू स्क्वाड्रंस तैयार हो सकती हैं और पहले से 30 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं। यानी टोटल करीब 50 स्क्वाड्रंस की एयर स्ट्रेंथ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एयर डोमिनेंस का ब्लूप्रिंट है। स्टेल्थ कैटेगरी में इंडिया डायरेक्ट चाइना को चैलेंज करेगा और पाकिस्तान के लिए तो ये मैसिव स्ट्रेटेजिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये कैपेबिलिटी रीजनल लेवल से निकलकर ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ जा रही है। लेकिन हर स्ट्रेटेजिक मूव के साथ कॉस्ट, फिजिबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस, इकोसिस्टम, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब फैक्टर्स इवेल्युएट होंगे। इंडिया ब्लाइंड परचेज नहीं करता, निगोशिएशन होगी, प्राइस डिस्कशन होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखी जाएगी। अब बड़ा सवाल, क्या 140 सू-57 लेना सही कदम होगा? क्या राफेल प्लस सू-57 मिक्स सही एयर कम्बैट डॉक्ट्रिन बनाएगा? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से इंडिया फ्यूचर अमका प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर पाएगा? दोस्तों, अगर ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट होता है तो आने वाले 10 ईयर्स में इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट बाइंग नहीं है, ये एयर पावर आर्किटेक्चर बिल्ड करने की तैयारी है। अब आप बताइए, क्या ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में इंडिया को एशिया की टॉप एयर पावर बना सकती है? क्या 140 एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकल नंबर है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि डिस्कशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेटेजी उतनी क्लियर होगी। और अगर आप ऐसे डिफेंस एनालिसिस पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अपडेट शायद इससे भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं रवीश कुमार, साइनिंग ऑफ